नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम भारत के कुछ सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शहरों पर चर्चा करने वाले हैं। ये वो महान नगर हैं जहां सत्ता, अध्यात्म और ज्ञान का एक अत्यंत अनूठा संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा। इन शहरों ने सदियों तक इस विशाल सभ्यता को आकार दिया है। दरअसल ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी इमारतें नहीं थीं, बल्कि ऐसी जगह थी जहां ज्ञान का प्रसार हुआ, विशाल साम्राज्यों की नींव रखी गई और हमारी सांस्कृतिक धरोहर विकसित हुई। तो चलिए बेहतरीन जानकारियों से भरे इस सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो सबसे पहला और अहम सवाल ये सामने आता है कि आखिर किसी शहर को लेजेंडरी या महान क्या बनाता है। ऐसा क्या था इन प्राचीन नगरों में जिसने इन्हें इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। अगर हम अपने क्षेत्रों को ध्यान से देखें तो इसका जवाब इनकी भौगोलिक स्थिति और गहरे सांस्कृतिक महत्व के बेहतरीन मिश्रण में छुपा मिलता है। नदियों के समृद्ध किनारे, मजबूत किलेबंदी और व्यापारिक मार्गों पर बसे होने के साथ साथ ये वो जगह थी जहां धार्मिक विश्वास और साम्राज्य की ताकत दोनों एक साथ फले फूले। दोनों का ये संतुलन ही इनकी महानता का मूल कारण था। ठीक है, आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि आज इस विश्लेषण में क्या क्या कवर किया जाएगा। पवित्र और महान नगर, साम्राज्यों के केंद्र, भव्य नगर नियोजन और प्राचीन विश्वविद्यालय। और आखिर में बात होगी इनकी स्थायी विरासत की। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, पवित्र और महान नगर। ये हिस्सा वाकई काफी दिलचस्प और आध्यात्मिक है। यहाँ बात हो रही है सप्तापुरी की, यानी भारत के 7 सबसे पवित्र नगरों की। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। ये नगर देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं और अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। हाँ, और इनका महत्व इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन 7 शहरों की तीर्थ यात्रा जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष दिलाती है। हर शहर की अपनी एक अलग ही आध्यात्मिक पहचान है। जैसे हरिद्वार को ही ले लीजिए, जहां से गंगा नदी पहाड़ों से मैदानों में उतरती है, या फिर द्वारका और मथुरा जो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हैं। वहीं कांचीपुरम में देवी कामाक्षी की आराधना के विशाल केंद्र स्थित हैं। अब अगर थोड़ा स्पेसिफिक होकर अयोध्या की बात की जाए तो रामायण और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस शहर की स्थापना मानवता के पूर्वज मनु ने की थी। इसे कोसाला साम्राज्य के इक्ष्वाकु वंश की राजधानी माना जाता है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम इतिहासकारों और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों की थ्योरी पर निगाह डालें तो एक बिल्कुल ही अलग और रोचक पहलू निकल कर आता है। संयुत्ता निकाया जैसे बौद्ध ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि प्राचीन अयोध्या शहर सरयू नदी पर नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे स्थित था। दरअसल ये बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि कैसे शास्त्रीय परंपराएं और ऐतिहासिक तथ्य दोनों ही ज्ञान को अलग अलग दिशाओं से समृद्ध करते हैं। 25 टन! 25 टन! एक पल के लिए इसकी कल्पना की जा सकती है कि यह कितना भारी होगा। ये थंजावुर के महान बृहदीश्वरा मंदिर के नंदी मंडपम में रखी नंदी बैल की मूर्ति का वजन है। 11वीं सदी में चोला साम्राज्य के दौरान एक ही पत्थर को तराशकर ऐसी मूर्ति बनाना वाकई हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है। सच में कमाल की बात है। पर सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, ये विशालकाय मूर्ति ठीक भगवान शिव के पवित्र गर्भगृह की ओर मुख करके स्थित है। इसे इस महान स्थान के एक आध्यात्मिक रक्षक और असीम शक्ति के प्रतीक के रूप में वहां बनाया गया था। अध्यात्म से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अपने दूसरे थीम पर, साम्राज्यों के केंद्र। यहाँ बात होगी जमीनी ताकत और राजनीति की। आइए पाटलिपुत्र की इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इसकी शुरुआत लगभग 490 बीसीई में हर्यंका वंश द्वारा एक छोटे से किले के रूप में हुई थी। फिर धीरे धीरे ये नंदा, मौर्य और गुप्ता साम्राज्यों की विशाल राजधानी बन गया। और इस लगातार बढ़ती सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण था इसका एक जल दुर्ग या वाटर फोर्ट होना। सोन और गंगा नदी के बिल्कुल संगम पर स्थित होने की वजह से सैनिक तौर पर यह बेहद सुरक्षित था। इस एक खास भौगोलिक पोजीशन ने इसे इंडो गेंजेटिक मैदानों में व्यापार और राजनीति का मुख्य केंद्र बना दिया था। वहीं अगर दक्षिण की ओर चलें तो हम्पी आता है, जो 14वीं से 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य की अत्यंत वैभवशाली राजधानी रहा। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित इस शहर की किलेबंदी वहां की स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों से की गई थी। और याद रखने वाली बात यह है कि ये विशालकाय दीवारें सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं थी। इनके अंदर एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक महानगर फलता फूलता था। यहाँ किलेबंदी उस साम्राज्य के गौरव और धन संपदा का प्रतीक थी जिसने दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे थीम पर, भव्य नगर नियोजन।
इन शहरों का सिस्टम आखिर काम कैसे करता था, ये समझना भी काफी जरूरी है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का आकार वाकई चकित करने वाला था। लगभग 25.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर जिसमें 64 द्वार थे और आबादी लगभग 1.5 लाख से 4 लाख थी। ये आंकड़े सच में हैरान करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जो मेगास्थनीज ने अपने वृत्तांत में लिखी थी वो ये कि इस प्राचीन शहर में एक बेहद प्रभावी स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती थी। प्राचीन काल में इतनी आबादी को इतने सुलझे हुए ढंग से प्रबंधित करना अपने आप में एक ऐतिहासिक मिसाल है। अगर हम्पी की बात की जाए तो इनका ग्रिड सिस्टम 4 मुख्य हिस्सों में बंटा था: पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, आवासीय क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र। एक बिल्कुल कुशल आधुनिक अर्बन जोनिंग मॉडल की तरह। बिल्कुल, और पवित्र केंद्र की योजना इतनी कुशल थी कि जब विरूपाक्षा मंदिर जैसी जगहों पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ आती थी तब भी शहर की बाकी व्यवस्था बिना किसी भारी रुकावट के आराम से चलती रहती थी। रोजगार और अध्यात्म दोनों का एक बेहतरीन बैलेंस वहां देखने को मिलता था। अब आते हैं चौथे भाग पर, प्राचीन विश्वविद्यालय। ये वो दौर था जब ज्ञान के क्षेत्र में ये महानगर पूरे विश्व में आगे थे। आइए दुनिया के 2 सबसे पुराने विश्वविद्यालयों का आमना सामना देखते हैं। बाई और तक्षशिला है जो लगभग 5वीं सदी BCE में शुरू हुआ। इसका संचालन मॉडल काफी स्वतंत्र था। यहाँ आचार्य ऑटोनमस थे और फोकस चिकित्सा, सैन्य विज्ञान और सीधे मेंटरशिप पर था। वहीं दाईं ओर नालंदा है जो 5वीं सदी CE में सामने आया। ये एक बिल्कुल ही अलग व्यवस्था थी, एक बहुत बड़ा केंद्रीकृत संस्थान जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी रहते थे और अत्यंत विशाल पुस्तकालय मौजूद थे। पढ़ाई का तरीका मोनास्टिक यानी मठों पर आधारित था। और इन तस्वीरों से नालंदा महाविहारा की अतुलनीय विशालता का सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है। इन इमारतों के बीच धर्मगंजा नाम की एक अत्यंत प्रसिद्ध लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें 3 अलग-अलग आलीशान इमारतें थीं। ये ज्ञान का ऐसा स्रोत था जहां स्वानजांग और यीजिंग जैसे चीनी विद्वानों ने आकर विद्या प्राप्त की थी। पर इन महान ज्ञान के केंद्रों का इतिहास आगे चलकर काफी दुखांत रहा। तक्षशिला को 5वीं सदी CE में श्वेत हुन्नों यानी व्हाइट हंस के आक्रमणों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और स्रोतों के अनुसार नालंदा के साथ भी यही घटित हुआ, जिसे 1193 CE में बख्तियार खिलजी द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया। बताया जाता है कि पुस्तकालयों में रखी किताबें महीनों तक जलती रहीं और इन ऐतिहासिक आक्रमणों के कारण सदियों का अनमोल ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। और इसके साथ हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, सभ्यता की स्थायी विरासत। इन शहरों ने हमारे आधुनिक काल को कैसे आकार दिया है? प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने वाराणसी या बनारस के बारे में क्या खूब कहा था। बनारस इतिहास से पुराना है, परंपरा से पुराना है, पौराणिक कथाओं से भी पुराना है, और इन सबको मिला दिया जाए तो भी उससे दुगना पुराना लगता है। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक ढंग से दर्शाती हैं कि साम्राज्य आए और गए, पर इन शहरों ने अपनी सभ्यता की रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इन प्राचीन शहरों की रूपरेखाएं आज के आधुनिक शहरों और सांस्कृतिक दृश्यों को किस तरह प्रभावित कर रही हैं। इन्होंने हमें अर्बन प्लानिंग, बौद्धिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का जो बेहतरीन पैमाना दिया, क्या उसी ने हमारी आज की दुनिया की पक्की नींव रखी है? ये हम सबके लिए एक बेहद सोचनीय विषय है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नए तथ्य सीखने का ये सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।